है वो कह रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी आज अराजकता की राजनीति के रूप प्रतीक बन गए। है वो कह रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी आज अराजकता की राजनीति के रूप प्रतीक बन गए। अराजकता का राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं राहुल गांधी जी, और इसीलिए मैं समझता हूं कि वो इस तरह का माहौल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं को और भारतीय लोकतंत्र पर करारा प्रहार करने का काम कर रहे हैं। इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इनको आयोग जैसे संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। इसलिए से ये आप लगातार देख रहे होंगे इसी तरह से काम कई संवैधानिक संस्थाओं पर ये प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिसको अपने देश के मतदाता पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, तो न भरोसा देश के गौरवशाली लोकतंत्र पर भरोसा न हो, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा न हो, ऐसे व्यक्ति से को आप क्या कहेंगे, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं बुद्धिजीवी पत्रकार में। क्या ये जो पप्पू मंडली है, राहुल गांधी की जो पप्पू मंडली है, ये क्या विदेशी के गोद में बैठ करके इस तरह के षड्यंत्र रच करके और भारतीय लोकतंत्र पर एक प्रश्न खड़ा करने का काम कर रहे हैं? आप खुद निर्णय ले सकते हैं ये लोग क्या काम करने वाले हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के सारे पक्ष और विपक्ष के नेता विश्व में जाकर के, पूरे दुनिया में जाकर के, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और अपने पक्ष को रखने के लिए दुनिया के हर एक 10 देश में प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया और अपने पक्ष को रखने का काम। यही असली लोकतंत्र है जिस पर हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी विश्वास करने का काम कर रहे हैं। ये है मोदी जी का विजन और ये है राहुल गांधी का विजन। राहुल गांधी देश के अंदर या देश के बाहर भारत के उपलब्धियों को कभी रखने का काम नहीं किया। कि ट्रंप भारत के ट्रंप ने भारत के इकोनॉमिक को डेड इकोनॉमी कहा, उसी तरह से उसी के भाषा में राहुल गांधी भी जो विकसित देश हो रहा है, हम लगातार अपने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करके नंबर 1 स्थान पर जाने की कोशिश में लगे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नीति है, पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि 2047 तक, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कि नंबर 1 का हमारा देश हो जाए, विकसित भारत हो जाए, उसको दुनिया भी सलाम करने का काम किया। मगर राहुल गांधी भारत के इस विश्व में बढ़ते हुए इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने का काम कर रहे हैं। ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं। ये है सोच। यही नहीं, उन्हें कांग्रेस के लालू प्रसाद यादव जी के मैं साथ रहा हूं। लालू प्रसाद यादव जी कभी भी कांग्रेस के चरणों में अपना पगड़े नहीं रखा। मैं तो उन्हीं के साथ काम किया 30-35 साल तक, उनकी मिजाज को भी देखा हूँ। मगर आज उनका जो पुत्र है, आपने देखा होगा, जो उनके पुत्र हैं नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी के ड्राइवर बन गया। ठीक है कि नहीं? गाड़ी चला रहे हैं, कहां से कहां आप जा रहे हो भाई? अपने आप को कितना गिराओगे? सत्ता की प्राप्ति के लिए कितना गिराओगे अपने आप को? अपने जो समर्थक हैं उनको भी डेमोलाइज कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो समर्थक लोग हैं, जो उनसे अनुरोध करूंगा, इस तरह का लोग तो सोना का चम्मच लेकर पैदा लेता है, वो राहुल गांधी जैसे लोगों के चरणों पर
पगड़ी रख करके हम सब लोगों की इज्जत और प्रतिष्ठा, जो बिहार के लोग हैं, भले ही राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक लोग, उनको भी शर्मसार करने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो टाइटैनिक फिल्म देखे थे ना, वो उसी तरह से ये डूबने वाला जहाज है, इसको आप लेके आगे नहीं चल सकते हैं। पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल डूबने ही वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये लोग पूरे तौर पर परेशानी हालत से गुजर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी हैं, वहाँ भी जो समझदार लोग हैं आज लगातार एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि स्वाभिमान की जो राजनीति करेगा, जो देश के विकास की बात करेगा, जो समाज के विकास के बात करेगा, बिहार के विकास की बात करेगा, वो कभी भी मैं समझता हूं कि महागठबंधन में, सोकल महागठबंधन में नहीं रहेगा। तो तमाम जो कंस्ट्रक्टिव व्यू के लोग हैं, नौजवान हो या किसी स्तर का किसान हो, मजदूर है, एनडीए के साथ जुड़ेगा। ये भारत के भविष्य को अंधकार में करने वाला राहुल गांधी कभी भी देश की जनता का विश्वास नहीं ले पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं कुछ मोटे मोटे तौर पर वो जो हमारी सरकार ने काम किया है उसकी उपलब्धि को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हालांकि समय भी आपका ज़्यादा हो गया है, मगर हम थोड़ी बात रखना चाहते हैं मोटे मोटे तौर पर हाईलाइट। एक तो राज्य के विषय में बताऊं, राज्य के स्तर पर, और बक्सर के विषय में बताऊंगा कि हमारी सरकार की जो उपलब्धि है बक्सर के लिए कौन कौन सा चीज़ है। सबसे पहले सरकारी में हमारी जो घर की माँ, बहन, बेटियां हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का काम किया। पानी बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया। सरकार में नौकरियों में पहला ये बिहार स्टेट होगा जो डोमिसाइल नीति लागू करने का कर्मियों को पूरे तौर पर हिस्सेदारी के लिए और उनके सम्मान के लिए, उनके रोजगार के लिए से अधिक जीविका दीदियों को मिलेगा। यही नहीं, बक्सर के विषय में मैं कुछ बताऊं। चौसा में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण केंद्र सरकार के माध्यम से प्रारंभ हो गया है। आरा बक्सर 4 लेन NH-84 का निर्माण हो चुका है, जो केंद्र प्रायोजित योजना है। बक्सर के डुमरांव में 515 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल एवं अस्पताल का निर्माण हो रहा है, जो बिहार सरकार के माध्यम से हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत बक्सर जिले के बक्सर, चौसा और डुमरांव स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जो केंद्र प्रायोजित योजना है। बक्सर चौसा 4 लेन का निर्माण किया जा चुका है, राज्य सरकार की योजना है। और 1060 करोड़ रुपये की लागत से बक्सर चौसा 4 लेन बाईपास निर्माण की प्रक्रिया जारी है। और कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेशन स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर गंगा पुल पर बक्सर भरौली के बीच में निर्माण कार्य जारी है, जो केंद्र के सहायता से की जा रही है। 2010 में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। बक्सर और डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सरकार का कमिटमेंट है, घोषणा है। और रामनारायण सर्किट के तहत बक्सर के राम रेखा घाट और अहिरौली को जोड़ते हुए तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण और विकास किया जा रहा है। और 24 करोड़ 22 लाख की लागत से बक्सर में महर्षि विश्वामित्र पार्क का निर्माण कराया जाएगा। ये मुख्य रूप से, और भी कई बिंदु हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मुख्य रूप से बक्सर और बिहार के लिए जो उपलब्धि राज्य की सरकार ने की है और केंद्र की सरकार ने है, आपको समझ रखने का काम किया है। तो के माध्यम से आप सब जानते होंगे, बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, माननीय गृह मंत्री जी भी आए थे। पूरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। PMCH को दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में
पुनर्विकसित करने का काम किया जा रहा है। कुछ जगह पर पीएमसीएच में आप जाइएगा तो नया भवन में मरीज का इलाज भी प्रारंभ हो गया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक 50 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जा चुका है। अब 1 करोड़ युवाओं को आगे जो सरकार की प्रतिबद्धता है माननीय मुख्यमंत्री का, नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं का शुल्क घटा करके मात्र 100 रुपया कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए। हर घर में 125 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का काम किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि अब पूरे बिहार में, चाहे वो गांव हो शहर हो, पहले तो बिजली मिलता ही नहीं था। 2005 का हालात देखिए, 2005 के बाद के हालात देखिए। 2018 तक तो हर घर में बिजली मिल गया। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 125 यूनिट मुफ्त में बिजली देंगे और 24 घंटा बिजली आप भी उसी गांव शहर से आते हैं, आप भी एहसास करते होंगे सरकार ने बिजली में कितना सुधार किया है। 24 घंटा आपको बिजली मिलेगी और मैं समझता हूं कि बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा जो पहले 400 रुपये मिलता था, अब उसके लिए 1100 रुपये का प्रावधान करने का काम किया है। ये एनडीए की सरकार ने गरीबों को, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उनको सम्मान देने का काम किया है। मोटे तौर पर मैं अपनी बात रख दिया। कुछ और पूछना अगर हो तो आप पूछ सकते हैं।